और चाय पर चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात आज हम करेंगे टॉपर्स की, उन छात्रों की जिन्होंने जेईई मेन परीक्षा में कामयाबी की नई कहानी लिखी है। इन स्टूडेंट्स ने अपने अनुशासन और लगन के बूते ये मुकाम हासिल किया है। करीब 2.5 लाख छात्रों ने जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई किया है। खास बात यह रही कि इस साल पूरे देश में कुल 56 छात्रों ने 100 परसेंटाइल स्कोर हासिल किया है। जेईई मेन 2024 के नतीजे कल रात जारी किए गए। कोटा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से इन नतीजों पर मुहर लगाई गई। ऑल इंडिया शुरुआती परिणामों में टॉप 5 स्टूडेंट शामिल हैं, जिनमें महाराष्ट्र के नील कृष्णा ने ऑल इंडिया टॉप किया। वहीं रैंक 2 पर दक्षेश संजय मिश्रा, रैंक 3 पर हरियाणा के आरव भट्ट, रैंक 4 के साथ राजस्थान के छात्र आदित्य कुमार और 5वें स्थान पर तेलंगाना के हुंडेकर विदित ने जगह बनाई। हालांकि इस बार बड़ी संख्या में कोटा के एक निजी कोचिंग संस्थान से कई छात्रों ने नतीजों में बाजी मारी। इन टॉपर्स का जोरदार स्वागत भी हुआ। जितने क्लासेस हुए हैं उनको मैं टाइमली अटेंड करते रहता था और मतलब जो भी डाउट्स आते थे, मतलब डाउट्स को एक्यूमुलेट नहीं होने देता था। जो भी डाउट्स आते थे उनको क्लैरिफाई करते रहता था। और इसके अलावा हर मतलब क्लास में अटेंटिव रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पूरे देश में कुल 56 छात्रों को 100 परसेंटाइल स्कोर मिला। वहीं पिछले साल 43 कैंडिडेट्स को 100 परसेंटाइल मिला था। इस बार 100 परसेंटाइल पाने वालों में 2 लड़कियां भी शामिल हैं, जिनमें दिल्ली की शायना और कर्नाटक की सानवी का नाम शामिल है। वहीं तेलंगाना के 15, दिल्ली के 6 और महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश के छात्रों को 100 परसेंटाइल स्कोर हासिल हुआ। परीक्षा में 14,76,557 ने रजिस्ट्रेशन करवाया। इसमें से 14,15,110 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जिसमें 10,67,959 छात्र दोनों सेशन में शामिल हुए। ये संख्या जेईई मेन के इतिहास में अब तक सबसे ज्यादा है। हालांकि अब इन छात्रों के सामने जेईई एडवांस की चुनौती है, लेकिन इस सफलता ने इन्हें बड़ी कामयाबी का आधार दे दिया है। आईआईटी में दाखिले के लिए अब जेईई मेन में कामयाब छात्रों को जेईई एडवांस परीक्षा में बैठना होगा, जिसके लिए 2,50,284 होनहारों ने क्वालिफाई कर लिया है। अब जेईई मेन की रैंकिंग पर एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई और दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में दाखिले होंगे। जाहिर है देश के भविष्य इन टैलेंटेड बच्चों ने अपनी लगन और मेहनत के बूते अपना ही नहीं पूरे परिवार का नाम रोशन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं आदित्य कुमार, जिनकी एआईआर यानी कि ऑल इंडिया रैंकिंग 4 है। आदित्य, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत मुबारकबाद, मेनी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो ये बताइए, आप इतने सीधे साधे बच्चे लग रहे हैं, आपको देख के ही लग रहा है कि आप कितने स्टूडियस होंगे, लेकिन उन तमाम बच्चों के लिए जरा ये बताइए कि कितनी मेहनत, रोज में कितनी पढ़ाई करनी पड़ी, तब जाकर के ये मुकाम आपने हासिल किया। इसका कोई लिटरल मतलब टाइम बाउंड नहीं है कि कितनी मेहनत लगती है, तो इसको क्वांटिफाई करना ही मुश्किल है। मतलब बस इनफैक्ट क्वांटिफाई करना गलत भी होगा। जितना आप मेहनत डाल रहे हैं उसको बस लगन से डालिए और जो गोल आपने लिया है उसको बस दिमाग में रखते हुए उस पर एफर्ट डालिए। तो ड्यूरेशन कितना लगा आपको इसकी प्रिपरेशन के लिए? ड्यूरेशन तो आप बता सकते हैं। हाँ, तो मतलब मैंने अपनी तैयारी 10th के एंड पे स्टार्ट की थी, 10th के एंड 11th के स्टार्ट पे। आदित्य, एक चीज बताइए, देखिए हम ना एक सेल्फ स्टडी की बात करते हैं, एक हम कोचिंग की बात करते हैं। इन दोनों चीजों में से ज्यादा किसने हेल्प किया आपको और कितना टाइम आप डिवोट करते थे? मतलब दोनों का ऑलमोस्ट इक्वली रोल रहा है मेरे पढ़ाई में, क्योंकि सेल्फ स्टडी एसेंशियल है, लेकिन मतलब आपको हमेशा कोई एक गाइड या एक मेंटर चाहिए होता है जो आपको जितने कॉन्सेप्ट्स है उसको एक्सप्लेन कर पाए। कि कहीं पता चला आप टेक्स्ट पढ़ रहे हैं उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कभी कभार हो जाती है ऐसी गलतियां, तो जो आपके डाउट्स क्लैरिफाई कर पाए, जो आपके क्यूरियोसिटी को हैंडल कर पाए, ऐसा एक मेंटर तो चाहिए होता है। तो कोचिंग का वो रोल रहा है और सेल्फ स्टडी का रोल रहा है कि एक बार आपको कॉन्सेप्ट्स मिल जाते हैं तो उनको कितने अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो और कितना आप उन कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चन करते हो, किस इंट्रिकेसीज को, किन छोटे पॉइंट्स के बारे में आप सोचते हो और कितने अच्छे से आप उन कॉन्सेप्ट्स को ग्रास्प करते हो। ये काम आपका सेल्फ स्टडी का होता है। इसके साथ प्रैक्टिस, प्रॉब्लम प्रैक्टिस, पेपर राइटिंग, टेम्परामेंट, स्ट्रेटेजीज, ये सब काम भी सेल्फ स्टडी का होता है और इसमें गाइडेंस के लिए कोचिंग के टीचर्स हेल्प करते हैं।
आदित्य, ये बताइए आपके परिवार का किस तरह से आपको सहयोग मिला, क्योंकि किसी भी सफलता में आपका परिवार हमेशा आपके साथ रहता है, चाहे कोई मुश्किल हो चाहे कोई खुशी हो, हमेशा किसी ना किसी का साथ रहता है। तो किसने आपको परिवार में सबसे ज्यादा सपोर्ट किया? मैं क्लोज फैमिली तो मैं अपने मम्मी पापा और चाचू को मानता हूँ। तो उन्होंने तीनों ने ही बहुत सपोर्ट किया है। मम्मी का तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, चाचू का भी बहुत सपोर्ट रहा है, पापा का भी रहा है। तो मतलब मम्मी मेरे साथ यहीं पे थी उन 2 साल पढ़ाइयों पे, और जो 2 साल की पढ़ाई है इस पूरे प्रोसेस में मम्मी यहीं पे थी। तो उन्होंने मुझे सुपरवाइज किया है, गाइड किया है, और कभी भी मतलब लो फील नहीं होने दिया, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, लेकिन हमेशा वापस से मोटिवेट करना और आगे बढ़ना, आगे देखना, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, इस पे काम करना, ये गाइडेंस दिया। और हमेशा मतलब तीनों ही, जब भी मेरे को कभी लो फील होता था या कुछ भी फील होता था तो मेरी बात सुनते थे, तब मुझे अपनी बात रखने देते थे और फिर उसके अकॉर्डिंग ही वो अपनी गाइडेंस देते थे। ये बहुत अच्छी बात है और मेरे ख्याल से सारे पेरेंट्स के लिए एक अच्छी मिसाल भी है जो बात आपने कही है। आपने कहा कि अप्स एंड डाउन्स बहुत आते थे, ये होता भी है। आपने जिस तरीके से पढ़ाई की, कई बार ऐसा भी वक्त आया होगा कि आप बहुत ज्यादा प्रेशर में रहे होंगे, अगर ऐसा आया है, या फिर कभी आपको कभी डिप्रेशन या लो फील अगर आपने किया हो, तो किस तरीके से आप उससे बाहर निकल कर आते थे? क्या कुछ आप करते थे? मोटिवेशनल मंत्रा क्या था आपका? मतलब इस पूरे प्रोसेस में लो फील करने का जो रीजंस होते थे, टिपिकली तो ये टेस्ट ही होते हैं। अदरवाइज कभी कभार अगर इमोशनल बैकग्राउंड पे देखना हो तो थोड़ा बहुत यहाँ पे जो पीयर प्रेशर का होगा और दोस्तों का बिहेवियर, यही मेजर फैक्टर्स तो यही रहते हैं। तो अगर मैं टेस्ट के बारे में बात करूँ तो टेस्ट को मैं मतलब अब एक हैबिट सा बना लिया था कि एक तो मुझे रैंक के बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि जो मैं टेस्ट दे रहा हूँ मुझे खुद को एनालाइज करने के लिए, इट इज़ अ टूल टू एनालाइज कि मैं कितना प्रिपेयर्ड हूँ। तो इसको मैंने अपना माइंडसेट चेंज कर लिया था टेस्ट के ऊपर, कि टेस्ट देना मतलब मैं कहाँ हूँ, इट टेल्स मी वेयर आई स्टैंड और किस एरियाज में मैं फॉल्टर कर रहा हूँ। तो अब वो एक मोटिवेशन का सोर्स बन गया है रादर देन सम सॉर्ट ऑफ डिमोटिवेशन, कि मुझे कहाँ इम्प्रूव करना है ताकि मैं और बेटर कर पाऊँ। तो ये है टेस्ट को लेके। और अगर मैं इन जनरल मतलब ऑफ एकेडमिक्स की बात करूँ तो दोस्तों के साथ खेलना तो होता ही रहता था, तो उधर भी कुछ कुछ डिस्कशन जैसे जनरल बातचीत, या फिर स्कूल के कुछ चीज़ें याद करती या ऐसे ही खेलते फिरते, बैडमिंटन खेलते या फिर टहलते फिरते, कुछ नॉन पढ़ाई रिलेटेड, कभी कभार कुछ कार्टून्स के बारे में या ऐसे ही जनरल बातचीत से भी हेल्प होती थी। और पेरेंट्स तो और टीचर्स हमेशा ही साथ थे, तो अगर कुछ सीरियस लगता था या फिर ज़्यादा लो फील होता था तो उनके पास चला जाता था और अपनी पूरी बातों के सामने रखता था, तो फिर वो अकॉर्डिंगली उस प्रॉब्लम को बेस्ट टैकल करने का सोल्यूशन देते थे, और जो मुझे सबसे ज्यादा सूटेबल लगता था मैं उसको ऑप्ट करता था। आदित्य, मुझे आपकी बात से सबसे बढ़िया और जो टेक अवे लगता है वो ये कि आपके पेरेंट्स लगातार आपके साथ थे, और इस समय इस वक्त जबकि आप आप लगातार पढ़ाई कर रहे होते हैं, एक प्रेशर लगातार रहता है, और उस बीच उनका साथ होना, उनका साथ देना आपके लिए बहुत बड़ी मजबूती की वजह रही होगी। चलिए, अब तो आपने ये मुकाम हासिल कर लिया, ये जीत आपने हासिल कर ली है, हालांकि लक्ष्य अभी और आगे भी है, बहुत कुछ करना है जीवन में, लेकिन सेलिब्रेशन का समय तो है, बनता है। सेलिब्रेट कैसे करेंगे, किनके साथ करेंगे, किस तरह से? तो अभी जैसे यहाँ पे आनंद ने आज पूरा सेलिब्रेशन रखा था, तो वहाँ पे वही बाकी अपने टॉपर्स, कुछ मेरे ही बैच के दोस्त हैं और कुछ ये पे हॉस्टल में मेरे नेबर्स हैं, उन लोग के साथ तो सेलिब्रेट किया ही था। उसके अलावा पेरेंट्स तो है ही साथ में, रिलेटिव्स के भी कॉल आते रहते हैं, दोस्तों से भी बातचीत होती रहती है, मतलब अक्रॉस इंडिया। और भी कुछ दोस्त जैसे मेरे बैंगलोर से दोस्त थे, उनसे भी बातचीत होती है, तो उन्हीं के साथ सेलिब्रेट करो। अच्छा आदित्य, अच्छा नॉर्मल लाइफ में इतने सीरियस है, क्योंकि जो पिक्चर हम आपकी चला रहे हैं उसमें बड़ी अच्छी सी स्माइल दिख रही है, एक अच्छी सी स्माइल दे दीजिए। और ये बताइए, खुद को एंटरटेन करने के लिए क्या करते हैं? म्यूजिक वगैरह सुनते हैं? हाँ, एंटरटेनमेंट तो बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब कभी कभार हम इसको अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बस दिन भर पढ़ते रहिए और उससे आपका परफॉर्मेंस आ जाए। तो इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ब्रेक्स और रिक्रिएशन भी इक्वली इम्पोर्टेंट है पढ़ाई के साथ। तो असाइड फ्रॉम स्टडी टाइम में अपना रिक्रिएशन के लिए कभी कभार, ऐसे मैंने बोला ही था, बैडमिंटन खेल लेता था दोस्तों के साथ, या फिर नीचे जाके, मतलब पर्सनली मेरा इंटरेस्ट है एस्ट्रोनॉमी में, तो नीचे टहलते फिरते अगर रात में गया तो कॉन्स्टेलेशंस को देखता था, आइडेंटिफाई करता था कौन सा तारे अभी दिख रहे हैं और किस टाइम पे क्या होगा। या फिर अगर घर पे ही बैठा था तो म्यूजिक, मतलब स्पॉटिफाई या ऐसा कोई भी आपको, या फिर यूट्यूब पे म्यूजिक चला लिया,
और उसके अलावा ड्राइंग बना लेता था कभी कभी बैठे बैठे। तो फिल्में देखते हैं आप? फिल्में मतलब अभी तो रिलेटिवली कम, लेकिन हाँ लास्ट देखता फिल्म तो कौन था। सी देखी थी? 12 फेल। बर्फी। अच्छा, नहीं, 12 फेल। 12 फेल देखी थी। ओके, अच्छा ये बताइए कि आपने म्यूजिक की बात की, कौन सा म्यूजिक, कौन सा सिंगर आपको बहुत पसंद है? मतलब ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं है, इनफैक्ट कभी कभार तो मैं बस इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक ही सुनता हूँ बैठ के। और मतलब वही डिपेंड करता है, कभी कभार हिंदी गाने सुनता हूँ, कभी कभार इंग्लिश सॉन्ग सुनता हूँ। तो अच्छा आदित्य, ये बताइए कि ये जो चश्मा आपने पहना है, ये पढ़ते वक्त लग गया था या पहले ही लगा हुआ था? मतलब इसका पढ़ाई से लेना देना है कि नहीं, मैं कुछ कमेंट कर नहीं सकता। मतलब चश्मा तो काफी पहले लग गया था, यहाँ आने से तो काफी पहले लग गया था। तो अच्छा आदित्य, अब 6th class में। जो पूरी जर्नी आपकी रही, जहाँ आपने बताया 10th के बाद से ही आपने पढ़ाई इसकी शुरू कर दी थी, तो आप श्योर थे कि इस बार आपका एग्जाम क्लियर हो ही जाएगा? क्योंकि कई बार हमें प्रेशर भी होता है, प्रेशर की बात भी हम कर रहे थे, बहुत सारा डर लगता है, अपने कॉम्पिटिटर्स को देखकर भी लगता है कि नहीं अभी बहुत पढ़ना है, मेहनत करनी है, तो ऐसा फेज आया आपकी लाइफ में? हाँ, तो मतलब इसको टैकल करने का, इसको हैंडल करने का बेस्ट तरीका यही है कि मतलब एक बार समझ लेना चाहिए कि जितने भी लोग आपके आसपास हैं, आप उनसे खुद को कंपेयर करके कुछ नहीं अचीव करोगे। बिकॉज अगेन इस एग्जाम का स्केल इतना बड़ा है कि हो सकता है आपके आसपास कोई टॉपर होगा या कोई फ्यूचर टॉपर आपको पता भी ना हो, लेकिन आप उनसे कंपेयर नहीं करोगे अपने आप को, आप किसी और से कंपेयर कर रहे हो। तो पहली बात तो मुझे कंपैरिजन पॉइंटलेस लगती थी। और एक चीज मतलब टीचर्स ने मुझे सिखाई दिया था कि बस अपने प्रीवियस बेस्ट को बीट करने का ट्राई करना। अगर वो अचीव कर पा रहे हैं और वो कंसिस्टेंटली अचीव कर पा रहे हैं, मतलब आपके परफॉर्मेंस में, आपके लेवल पे इंक्रीमेंट होते जा रहे हैं। और बिल्कुल, ये तमाम क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है दिमाग में, तभी जाकर के आप ये मुकाम हासिल कर पाएंगे। बहुत धन्यवाद आपका आदित्य, और एक बार फिर से मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू। और चलिए अब आपको दिखाते हैं खास सेल्फी पॉइंट जिसे सेना की पहल पर तैयार किया गया है। दरअसल कारगिल में एक कार्यक्रम के तहत सेना ने इस सेल्फी पॉइंट को खोला। सेना के मुताबिक ये नया सेल्फी पॉइंट कारगिल युद्ध के नायकों का सम्मान करता है। सेना का ये भी मानना है कि ये सेल्फी पॉइंट यहाँ हो रहे पर्यटन विकास में मददगार साबित हो सकता है। फिलहाल तो सेल्फी पॉइंट के खुलने पर स्थानीय लोगों ने भी प्रतिक्रिया जताई है। देशभक्ति के भाव से ओतप्रोत ये लाइनें दिल से और ज्यादा तब महसूस होती हैं जब आप सरहद के किसी कोने में खड़े हों और आपके आसपास शौर्य पराक्रम का दूसरा नाम सेना के जवानों का साथ हो। सेना जो हमारी हिफाजत के लिए हमेशा तत्पर है, मगर वो अब अपनी जिम्मेदारियों का दायरा बढ़ा रही है। दरअसल करगिल टूरिज्म विभाग के साथ मिलकर सेना ने एक सेल्फी पॉइंट शुरू किया। सेना के इस खास कार्यक्रम के तहत ये सेल्फी पॉइंट होम्बो टिंगला पास पर खोला गया। इस दौरान एडिशनल डीजीपी और लद्दाख पुलिस प्रमुख एसडी सिंह जामवाल के साथ ही सेना के छोटे बड़े अधिकारियों ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। लेकिन सेल्फी पॉइंट के उद्घाटन का खास हिस्सा स्कूली बच्चे और आम लोग ही थे। जी सर, सबसे पहले तो मैं इंडियन आर्मी का बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस जगह को सिलेक्ट करके यहाँ पर एक सेल्फी कॉर्नर इनॉग्रेट किया। खासकर मैं फॉर एवर इन ऑपरेशन डिवीजन का बहुत ही मशकूर हूँ कि उन्होंने इस जगह को सिलेक्ट किया। पर्यटकों की आवाजाही को सुलभ बनाने के लिए सेना लगातार प्रयासरत है। वादियों के बीच बनाया गया ये नया सेल्फी पॉइंट इस बात की तस्दीक भी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात उनकी ताकत वतन की जिनसे है। हम बात कर रहे हैं भारतीय सेना की, जिनके शौर्य और वीरता के किस्से तो रोजाना सुनाई देते हैं, लेकिन हम आपको सेना की एक दूसरी तस्वीर भी दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीर है सर्वधर्म समभाव की। महाराष्ट्र के पुणे में सेना का एक संस्थान है जहां सेना में शामिल अलग अलग धर्मगुरु एक साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये सभी धर्मगुरु बेशक अलग अलग मजहब को मानने वाले हों, लेकिन इनका मकसद एक है, वो है देश की रक्षा में तैनात जवानों को एकता के सूत्र में पिरोना।
सेना के शौर्य के साथ ये सर्वधर्म समभाव की वो तस्वीरें हैं जिसके लिए हमारी सेना जानी जाती है। पुणे के इस आर्मी ट्रेनिंग सेंटर में भजन की भी गूंज है, अजान की भी आवाज है और तो और गुरुबाणी भी यहाँ की पहचान है। ये सेंटर इस वक्त भजन की आवाजों से गूंज रहा है। सीमा पर देश की रक्षा करने वाले जवान फ्री टाइम में आपस में मिलजुल कर इसी तरह मनोरंजन करते हैं। तस्वीरें पुणे के राष्ट्रीय एकता संस्थान की है, जहां सेना में शामिल अलग अलग धर्मगुरु एक साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये सभी धर्मगुरु बेशक अलग अलग मजहब को मानने वाले हों, लेकिन इनका मकसद एक है, वो है देश की रक्षा में तैनात जवानों को एकता के सूत्र में पिरोना। तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। अलग अलग धर्म के ये धर्मगुरु ट्रेनिंग के बाद अलग अलग रेजिमेंट में तैनात किए जाएंगे। फिर वो वहाँ जवानों को धार्मिक पाठ पढ़ाएंगे। जिससे हम सुंदर समाज का निर्माण कर सके। हमारी सेना को देखते हैं किस प्रकार से हम आपदाओं के समय, विपदाओं के समय। हालांकि रेजिमेंट में तैनात होने से पहले इनको भी बाकी जवानों की तरह फिजिकल और दूसरी जरूरी ट्रेनिंग से गुजरना होता है। इसीलिए ये सभी बाकी जवानों की तरह हर दिन सुबह मैदान में उतरकर कड़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि शास्त्र के साथ शस्त्र की सीख भी जरूरी मानी गई है। सेना के इस कैंप में कड़ी ट्रेनिंग के साथ साथ ये सभी मिलकर अपने अपने धर्म के हिसाब से भजन कीर्तन और परंपराओं को निभाते हैं। जाहिर है, भारतीय संस्कृति की अनेकता में एकता ही हमारी पहचान है। सर्वधर्म समभाव भारतीय संस्कृति का मूल सार, और ये तस्वीरें इसे बयां करने के लिए काफी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली एनसीआर में इस वीकेंड सूरज की तपिश लोगों को ज्यादा परेशान नहीं करेगी। आपको बता दें, मौसम विभाग का अनुमान है कि शुक्रवार को एक बार फिर दिल्ली में बारिश हो सकती है। बादलों की आवाजाही और तेज हवाओं की वजह से फिलहाल दिल्ली को गर्मी से राहत मिल रही है। दिल्ली एनसीआर में बादलों की आवाजाही ने सूरज की तपिश पर ब्रेक लगा दिया है। बादलों के साथ ठंडी हवाएं दिल्ली वालों के लिए राहत का पैगाम ला रही हैं। अप्रैल महीने में सूरज अपने तेवर दिखा रहा था, लेकिन मंगलवार को चली तेज हवाओं के साथ मौसम ने करवट ली। कुछ इलाकों में बारिश हुई तो तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। मौसम में बनी नमी की वजह से बुधवार को भी तापमान सामान्य से नीचे ही रहा। अब मौसम विभाग का अनुमान है कि इस बार दिल्ली एनसीआर में वीकेंड भी कूल ही रहने वाला है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर बारिश होने की उम्मीद जताई है। बारिश के साथ साथ कुछ इलाकों में तेज हवाएं भी चल सकती हैं। हवा और बारिश की ये जुगलबंदी दिल्ली वालों को प्रदूषण से भी राहत दिलवाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक 26 अप्रैल से एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिमालय क्षेत्र में दस्तक देगा। इसका असर मैदानी इलाकों पर भी देखने को मिलेगा। आज भी दिल्ली में हवाओं की रफ्तार तेज रहेगी और शुक्रवार को कुछ इलाकों में बूंदाबांदी होने के आसार हैं। मौसम में ये बदलाव आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा, यानी अप्रैल के अंत तक दिल्ली वालों को गर्मी ज्यादा नहीं सताएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, गर्मी ने अपना प्रचंड रूप धारण किया हुआ है। लोग गर्मी से बेहाल हैं। इस गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए उज्जैन के महाकाल मंदिर में खास पूजा पाठ भी की जा रही है।
महाकाल को प्रसन्न करने की ये सदियों पुरानी परंपरा आखिर क्या है और क्यों है, चलिए इस पे डालते हैं नजर। उज्जैन के राजा हैं महाकाल। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं महाकाल। भगवान महाकाल के दरबार की परंपराओं में मौसम को देखते हुए बदलाव किया जाता है। भीषण गर्मी से जल्द छुटकारा मिले और अच्छे मॉनसून के लिए उज्जैन के महाकाल मंदिर में विशेष पूजा पाठ के साथ अनुष्ठान किया जा रहा है। 2 महीनों तक भगवान महाकाल को पवित्र नदियों के जल से स्नान कराया जाता है। भस्म आरती के बाद से संध्या कालीन आरती तक सिलसिला चलता रहता है। 11 मटकियों से जल को लगातार प्रवाहित कर भगवान महाकाल की गर्मी दूर की जाती है। भगवान महाकाल के दरबार की परंपरा सदियों से चली आ रही है। ग्रीष्मकालीन ऋतु में ज्येष्ठ मास की कृष्ण प्रतिपदा से लेकर वैशाख माह की पूर्णिमा तक भगवान महाकाल को सहस्त्र धाराओं से जल का अभिषेक किया जाता है। आज से ग्रीष्म ऋतु का शुरुआत हुई है, तो ग्रीष्म ऋतु गर्मी का उसमें प्रादुर्भाव, सूर्य भी अपना प्रभाव दिखाता है, तो इस कारण गर्मी की व्यवस्थाओं को देखते हुए भगवान शिव को आज से 11 गलंतिकाओं का, मतलब गलंतिका मीन्स अपने जो मिट्टी की मटकियाँ रहती है उनको भगवान के ऊपर धारण कराया गया है। गंगा, शिप्रा, सरस्वती जैसी पवित्र नदियों का जल मंत्रोच्चार के साथ भगवान महाकाल पर अर्पित किया जाता है। मटकियों को जल भरने के बाद भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर लगा दिया गया है। मटकियों के माध्यम से भगवान शिव पर सतत जल अर्पित होता रहेगा। मान्यता है कि पूजा पाठ से महाकाल प्रसन्न होते हैं। ऐसे अनुष्ठानों से न सिर्फ गर्मी का प्रकोप कम होता है, बल्कि बारिश भी अच्छी होती है। 2 महीने तक चलने वाले इस अनुष्ठान से प्रकृति को भी सूर्य के प्रचंड ताप से बचने का आधार मिलता है और इस अनुष्ठान के जरिए भगवान से यही प्रार्थना रहती है कि मौसम जल्द करवट ले और लोगों को गर्मी से निजात मिले। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ, गुड न्यूज टुडे। अब आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के करौली, जहां भगवान जिनेंद्र की ऐतिहासिक रथ यात्रा निकाली गई। भगवान महावीर की रथ यात्रा में श्रद्धा का सैलाब उमड़ा। भगवान जिनेंद्र की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु दोपहर से ही सड़कों पर पहुंच गए। जी हां, देखिए श्रद्धालुओं में उत्साह इस कदर दिखा कि उनके जयकारों से आकाश गुंजायमान हो उठा। इस रथ यात्रा में जयपुर, आगरा, मेरठ, गुवाहाटी, लखनऊ, दिल्ली, सहारनपुर समेत देश के कोने कोने से भक्तों का जत्था यहां पर पहुंचा। बैंड बाजे की धुन पर झूमती गाती नाचती महिलाएं, नाचते श्रद्धालु, केसरिया पताकाएं लेकर आगे चलते छोटे बालक और घोड़ी नृत्य। ये तस्वीरें हैं करौली में चल रहे महावीर जी के 8 दिवसीय लक्खी मेले की, जिसमें परंपरा के अनुसार जैन समाज ने भगवान महावीर स्वामी की रथ यात्रा निकाली। बुधवार को भगवान जिनेंद्र का स्वर्ण मंडित रथ मुख्य मंदिर के द्वार से बाहर निकला तो भगवान जिनेंद्र के गगन भेदी जयकारों से आकाश गूंजायमान हो उठा। रथ यात्रा दिगंबर जैन अतिशय मंदिर से बैंड बाजों के साथ रवाना हुई। रथ के आगे हवा में लाठियां उछालकर नाचते ग्रामीण युवाओं का हुजूम था।
जियो और जीने दो के संदेश से विश्व को अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे भगवान महावीर के इस दर्शनीय स्थल पर रथ यात्रा में हजारों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। रथ यात्रा के इस आयोजन में देश भर के जैन समुदाय के लोगों ने भाग लिया और इस अद्भुत परंपरा के साक्षी बने। गोपाल लाल माली, करौली, गुड न्यूज टुडे। और अब बात 7 समंदर पार उस कामयाबी की जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। टोरंटो में हुए कैंडिडेट्स टूर्नामेंट का खिताब चेन्नई के डी गुकेश ने अपने नाम कर लिया है। इस ऐतिहासिक विजय के बाद वो जब स्वदेश लौटे तो बड़े उत्साह और उमंग के साथ लोगों ने ग्रैंड मास्टर गुकेश का स्वागत किया। ये ग्रैंड वेलकम है शतरंज की दुनिया के उभरते सितारे का। ये विजय जश्न है 7 समंदर पार मिली ऐतिहासिक जीत का। ये मुनादी है भारतीय प्रतिभा के दुनिया पर छा जाने की। टोरंटो में हुए कैंडिडेट्स टूर्नामेंट का खिताब जीतने के बाद जब डी गुकेश चेन्नई लौटे तो उनका इस अंदाज में स्वागत हुआ। आलम ये था कि जिस वेलामल स्कूल में गुकेश पढ़ते हैं वहां के छात्र भी इस कामयाबी की बधाई देने एयरपोर्ट पहुंचे। सभी छात्र गुकेश की तस्वीर वाले मास्क पहने नजर आए। फिर इन सभी ने मास्क पहनकर गुकेश के साथ फोटो भी खिंचवाई। எனக்கு சென்னை கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் டோர்னமெண்ட் எனக்கு ஒரு லாஸ்ட் மினிட் சான்ஸா கிடைச்சது। அந்த சான்ஸ் घर लौटकर काफी खुशी हो रही है। ये एक विशेष उपलब्धि है। टूर्नामेंट की शुरुआत से ही मैं अच्छी स्थिति में था। मुझे भरोसा था मैं टूर्नामेंट जीत लूंगा और भाग्य ने भी मेरा साथ दिया। मैं माता पिता, कोच, दोस्तों और स्कूल को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरी काफी मदद की। इस जीत के साथ 17 साल के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश भारत के टॉप चेस प्लेयर बन गए हैं। कैंडिडेट्स मैच जीतने के बाद गुकेश वर्ल्ड रैंकिंग में भी 8वें नंबर पर हैं। साथ ही वो पहली बार फिडे रेटिंग के टॉप 10 में शामिल हुए हैं। ये पहला मौका नहीं था जब चेस की दुनिया में गुकेश ने कमाल किया हो। 12 साल की उम्र में गुकेश ने ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता था। इसके साथ ही शतरंज के इतिहास में तीसरे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने थे। यही वजह है कि आज गुकेश शतरंज की बाजी के उभरते बादशाह बन चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कहते हैं कि मौसम भी एक उत्सव की तरह है, इसलिए हर मौसम का लुत्फ उठाइए मगर एहतियात बरतते हुए। तभी तो इस वीकेंड भी दिल्ली एनसीआर में इस वीकेंड बारिश होने का आसार है, इसलिए खुश हो जाइए। बरखा आई तो गर्मी से राहत जरूर मिल जाएगी। लेकिन देखिए ये भी तो सच है कि मौसम अगर अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। भाई गर्मी तो हमेशा अपने मिजाज के साथ आती है। ये तो हम ही हैं जो बदल रहे हैं, इसलिए बेहतर है गर्मी के साथ चलते रहिए। जी हाँ, गर्मी का मतलब ही है खुशियां बांटने का समय। समर वेकेशन पर लोग अपनी पसंदीदा जगह घूमने जा रहे हैं, तो अगर वक्त आपके पास भी है तो बैकपैक कीजिए और निकल पड़िए एक सुहाने सफर पर। क्या बात है। लेकिन कल लोकतंत्र के उत्सव में भी आपको अपनी भागीदारी जरूर दर्ज करानी है। वोट करिएगा और दूसरों को भी वोट करने के लिए प्रेरित कीजिएगा। हम भी आएंगे कल शाम 5 बजे आपके साथ चाय पीने, चाय पर चर्चा में।